हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। उम्मीद है कि इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट पर हमने विचार किया है वो सभी आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। उससे आपकी परीक्षा की तैयारी में ज़रूर लाभ मिल रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट है ये जेएनयू एमए हिंदी साहित्य प्रवेश परीक्षा और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं हिंदी से संबंधित प्रवक्ताओं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इस प्रश्न में आपके कई और प्रश्न बन सकते हैं, इसके कई उत्तर मिल सकते हैं। पहला तो है कि जो हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, पहला पॉइंट। दूसरा गद्य का परिवर्तन, तीसरा गद्य का प्रसार, चौथा गद्य की वर्तमान गति, चार खंडों में एक तरीके से बांटकर किसने अध्ययन किया है? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, आप जब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, इस पर मैंने विस्तार से विचार भी किया है, प्लेलिस्ट में आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो गद्य साहित्य का अध्ययन उन्होंने चार खंडों में बांटकर किया है, जिसका अलग अलग शीर्षक भी है। हो सकता है कि परीक्षा में कोई एक शीर्षक भी आ जाए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस के आधार पर जो चारों विकल्प दिए गए हैं उसमें सही जवाब है रचनाओं का मौलिक उल्लेख। ठीक, ये क्या है? साहित्य इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता है। बाकी जो पहला विकल्प है वो हो सकता है, दूसरा है शिलालेख, तीसरा है साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। ये सब आधार स्रोत हो सकते हैं। बाकी अगर मौलिक उल्लेख कोई रचनाओं का कर देता है तो वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विकल्प के अनुसार सही जवाब है पतंजलि ने। ठीक, पतंजलि की जो रचना है महाभाष्य, उसमें इसका प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। बाद में स्वयंभू नाम के कवि हुए जिनको कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया, और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा गया। तो इन दोनों तथ्यों को भी आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक, अगला प्रश्न जो है बहुत ही जाना माना प्रश्न, परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो भी प्रैक्टिस किए होंगे लगभग ये कोटेशन उनको याद भी हो गया होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इन पदों को भी, इन पदों की बात जो की जा रही है वो विद्यापति के पदों की बात कही जा रही है। और सवाल भी पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद यह किसके पदों की तुलना की गई है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है विद्यापति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखिए दोनों चीज़ों को। अगला जो प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? एक तरीके से ये नए तरीके का प्रश्न है। और कुंडलिनी जो कि आप कबीर के दोहों को पढ़ेंगे, कबीर की रचनाओं को पढ़ेंगे या फिर गोरखनाथ की कुछ रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र बार बार आता है। ठीक है, तो कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है नाद। ठीक, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि कैसे याद किया जाए। स्फोट जब होता है तो उसमें से ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो एक तरीके से नाद मतलब भी क्या होती है? ध्वनि। ठीक, तो ऐसे भी आप इसको जोड़कर याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और पूछा जा रहा है कि तुलसी के तरह ही रहीम के वचन भी हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उसमें उतना ही तन्मयता से लोगों के जबान पर रहते हैं जितने कि तुलसी के। ठीक, तो रहीम, आप जानते हैं कि रहीम के दोहे फेमस हैं। तो इसको किसने कहा है, किसका कथन है? ऑलरेडी हमने कथनों पर बहुत सारे वीडियो बना दी है, आप उसे देख सकते हैं और अपने आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उसको आत्मसात भी कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अंगद पैज किसकी रचना है? या फिर अंगद पैज की रचना किसने की है? तो इसका जो सही जवाब है अंगद पैज की रचना किया है ईश्वर दास ने। अगला प्रश्न,
इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? आप जानते हैं कि तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों में रचना करते थे, दोनों भाषाओं पर इनका जबरदस्त अधिकार था। ऐसा रामचंद्र शुक्ल का कथन भी कई बार मिलता है, तो उसको भी ध्यान में रखें। अब इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो अवधी में नहीं लिखी गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कवितावली। कवितावली जो है वो ब्रज भाषा की रचना है, अवधी में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रसखान। रसखान का जो वास्तविक नाम है वो भी कई बार सवाल पूछा जाता है, सैयद इब्राहिम, नोट कर लीजिए। और ये मुस्लिम कवि हैं जो कि कृष्ण भक्ति कवियों के श्रेणी में आते हैं, तो इस दृष्टिकोण से रसखान का इम्पोर्टेंस है हिंदी के भक्ति काल के संदर्भ में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? उद्धव गोपियों का जो संवाद हुआ है भ्रमर गीत में, आप जानते हैं कि भ्रमर गीत का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उसमें कुल 400 पद हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। अब बताना है कि उद्धव की भूमिका क्या थी, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि वो दूत के रूप में आए थे, संदेश वाहक थे। पहला इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली थी? रीतिकाल में और वीर कविता प्रधान जो भी कविताएं लिखा करते थे, कौन लिखते थे? तो इसका सही जवाब है भूषण, जिन्होंने शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, ठीक है, शिवराज भूषण इत्यादि जो रचनाएं की हैं वो सब वीरता से संबंधित हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जब आप कथन को देखे होंगे, मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये अंतिम हिंदू जाति के कवि थे। एक तरीके से एक कोटेशन आता है, तो ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? और कवि का नाम तो इसमें दिया ही है। एक चीज़ कई बार पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है, तो लिखा गया भाषा भूषण, लेकिन ये क्या है? अलंकार ग्रंथ है, और इसने आधार बनाया है चंद्रालोक नाम की एक रचना है उसको। और चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की रचना है चंद्रालोक। ठीक, तो इसका सही जवाब है चंद्रालोक। अगला प्रश्न, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अब इसमें आपको गलत कथन के बारे में बतलाना है कि जो भारतेंदुयुगीन पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी क्या गलत है उसमें। ठीक है, तो जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे जल्दी से। तो इसमें जो गलत है कि जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, ये क्या है? ये गलत है, ये उसमें नहीं प्रकाशित होता था, बल्कि और जितना भी ऑप्शन ए है, बी है और डी है, ये सब होता था। अगला जो प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम किसका है? तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में कई कवि हुए हैं जिनके उपनाम भी हैं, ठीक है, या फिर उनको उपाधियां दी गई हैं। तो त्रिशूल उपनाम किसका है? ऑप्शन आप देख लिए होंगे। इसका सही जवाब है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। एक तो देख रहे हैं आप कि स्नेही भी इनका उपनाम है, लेकिन कहा जाता है कि जब गया प्रसाद शुक्ल वीर रस से संबंधित कविताएं लिखते थे तो त्रिशूल नाम से लिखते थे, और जब प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे तो स्नेही नाम से। तो उपनाम में आप देख रहे हैं कि स्नेही लगा हुआ है, तो इससे भी एक आईक्यू लेवल का प्रयोग करते हुए आप हो सकता है कि त्रिशूल की जगह पे लिख देता कि स्नेही उपनाम किसका है, तो भी आंसर आपका क्या होता? यही होता। ठीक, कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट्स ही है जो कि मुझे बताता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कितना सही आप तक पहुँच रहा है। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ठीक है, तो विकल्प दिया गया है, आप तुरंत विकल्पों पर जरूर एक बार ध्यान रखें। तो इसका जो सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, गुप्त जीव वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो विकल्प आपने देख लिया होगा, और उन विकल्पों के आधार पर इसका जो सही जवाब है ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। ठीक है, अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली, माधवी वर्मा के उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है?
हो सकता है कि कई बार परीक्षा में पूछ दे कि मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्ति है, तो इसमें आंसर दिया गया है कि महादेवी वर्मा का है। अब यहाँ सवाल पूछा गया है कि किस काव्य संग्रह से लिया गया है इसको, तो इसका जो सही जवाब है वो है सांध्य गीत। ठीक, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और रचनाकारों के जीवन क्रम पर मैंने ढेर सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ज़रूर आप उसको जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। आपको ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से इस चैनल पे बहुत सारे मैटर अपलोडेड हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एक एक चीज़ को हमारे जितने भी विद्यार्थी कर सकते हैं, मित्र कर सकते हैं या फिर दर्शक कर सकते हैं, वो नोट करते हैं और हमें सदा बताते रहते हैं कि ये चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। अभी मैं एक कमेंट देख रहा था, उसमें लिखा था कि आवाज़ को ठीक करना है। तो आप जानते हैं कि संसाधनों की सीमितता के कारण थोड़ी सी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जिसको कि आगे अगर आप लोगों की कृपा बनी रही तो सुधार लिया जाएगा। फिर भी आप सहयोग करने के दृष्टिकोण से वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है वीडियो, तो आप अपने मोबाइल में एक सिस्टम होता है, उससे बड़ा करके भी देख सकते हैं। आवाज़ नहीं ठीक से आ रही है तो थोड़ा हेडफोन भी लगा लीजिए, ठीक है। तो बस आप लोग अपनी मंगल कामना देते रहिए और हम लगातार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम इस पे बात कर रहे थे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं। छायावाद का तो नाम आपने सुना, उत्तर छायावाद क्या है नए बच्चों के लिए? उत्तर मतलब जो बाद, छायावाद के बाद का जो युग है, कई बार इसको छायावाद उत्तर लिख दिया जाता है। तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। या फिर इसको हालावाद भी कहा जाता है, या फिर राष्ट्रवादी कवि हैं। तो दो तरीके से बट जाता है छायावाद के बाद का जो समय है। तो उत्तर छायावाद से संबंधित कौन है? तो जो भी विकल्प दिए गए हैं, थोड़ा सा ये यूपीएससी लेवल टाइप का सवाल यहाँ पर बना हुआ है। पहले नाम दिया गया है 4, फिर इसके बाद विकल्प चुनना है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि छायावाद उत्तर छायावादी कौन कौन हो सकते हैं। जैसे राम नरेश त्रिपाठी जो हैं, ये तो नहीं है, ठीक, ये द्विवेदी युग के आसपास के हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल ये हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ये भी हैं, ठीक है। और भारत भूषण अग्रवाल ये तो तार सप्तक में है, तो ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है, आराम से कूल माइंड करके हल करना है। ज़्यादा घबरा कर पढ़ेंगे तो फिर आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाएंगे। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब मैं खुद कंपटीशन देता था तो कई बार असत्य और नहीं इन दोनों को ध्यान में नहीं रखता था, तो आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता था। इसलिए बार बार मैं कई बारीकियों पर आप लोगों को बताता रहता हूँ। हमारी कोशिश है कि हम कम पढ़ें लेकिन ठोस पढ़ें और लंबे समय तक याद रखें। कई बार क्या होता है कि पूरी तैयारी आप कर जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उत्तर देने के चक्कर में आप प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और अर्थ का अनर्थ निकाल कर उत्तर गलत कर देते हैं, और इसके लिए आपको पछताना पड़ता है। हालांकि जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको तो 1 साल के बाद मौका मिल जाएगा, और दुर्भाग्य कोरोना का रहा तो और भी एक्सटेंड हो सकता है। और जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर एक बार गलती कर दिए तो अब जानते हैं कि हर चुनाव के पहले वैकेंसी आती है और बड़ी दिक्कत हो जाती है, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद शुरुआत में ब्रज भाषा में लिखा करते थे, क्योंकि ब्रज भाषा लिखने की एक परंपरा चली आ रही थी भक्तिकाल से रीतिकाल तक, फिर भारतेंदु युग में, क्योंकि परंपरा धीरे धीरे न खत्म हो गई, फिर खड़ी बोली शुरू हो गई। तो ब्रज भाषा में सबसे पहले लिखा करते थे। तो उनके जो काव्य संग्रह का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है चित्राधार, ठीक है। ये इनका था जिसमें कि ब्रज भाषा की कविताएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। अब प्रगतिवादी यानी कि प्रगतिवाद की बात पूछी जा रही है। 1936 से 1943 का जो कालखंड है उसके बारे में कौन सी नहीं है, और ये भी आपके यूपीएससी लेवल का ही है। पहले 4 विकल्प दिए गए हैं और फिर 4। तो इसी तरीके से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए इस टाइप से प्रश्न काफ़ी आपको आत्मविश्वास भी ला सकते हैं और सावधान भी कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या। तो प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है, तो देखिए जब प्रगतिवाद आप पढ़ेंगे तो इसमें व्यष्टि चेतना की बात नहीं है बल्कि समष्टि चेतना की बात है। तो पहला ही गलत हो गया। और दूसरा है एकेश्वरवाद, क्योंकि उसमें ईश्वर इत्यादि के बारे में चर्चा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि 1 और 4, ठीक। तो ये है, और बाकी देख लीजिए यथार्थवादी चेतना है ही, इतिहास बोध है ही। तो ये तो मूल्य हैं और कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो सही जवाब होगा 1 और 4। अगला प्रश्न है राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। तो इसमें जितने भी काव्य दिए गए हैं
उसमें सही जवाब है भूमिजा, जो कि नागार्जुन द्वारा लिखा गया काव्य है और इसका जो आधार है, कथा वस्तु इसकी जो है वो है भूमिजा। भूमिजा मतलब क्या है? सीता इसका नाम हो सकता है अगर अर्थ निकालें तो। बाकी रश्मि रथी दिनकर की है, आत्मजयी कौर नारायण की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की। आप जानते हैं कि इनकी विषय वस्तु राम के ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? अब शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रगतिवाद, क्योंकि प्रगतिवाद में शोषक और शोषित ये दो वर्गों को ध्यान में रखकर ज़्यादातर कविताएं लिखी गई हैं, किसान, मजदूर, पूंजीपति, इनको लेकर। और छायावादी का भी आप ध्यान में रखिए, प्रगतिवादी, आधुनिकतावादी। ठीक है, तो ऐसे ही अपने तैयारी करते रहना है और बाकी परीक्षा में अच्छे से हल करना है उसको। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प के आधार पर सही जवाब होगा जनवादी विचारधारा, यानी इसको कई बार मार्क्सवादी विचारधारा भी लिख सकता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। और आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा जो कि तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, इसके बाद इन्होंने ढेर सारी आलोचनात्मक किताबें भी लिखी हैं, बड़ा काम इन्होंने किया है, तो उनको भी ध्यान में रखिए। और हो सकता है कि कुछ ही दिन बाद आपको रामविलास शर्मा के प्रमुख कथन भी आपको चैनल पर मिल जाए। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? इसका सही जवाब है अमन का राग, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, और बाकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब पौराणिक कथा पर आधारित हैं। अगला जो प्रश्न है, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो आप तुरंत ऑप्शन देखिए, ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी में लिख रहा है कि ये विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो आप जानते हैं कि नई कविता जो है वो लघु मानव की बात करती है, और यहाँ पर जस्ट उल्टा लिख दिया विराट मानव, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन उत्तर के हिसाब से डी। ठीक, अगला जो प्रश्न है, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अकविता का प्रवर्तक माने कि नई कविता के बाद का जो दौर आता है उसको अकविता कहा जाता है, उसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है जगदीश चतुर्वेदी। ठीक है, जगदीश चतुर्वेदी को अकविता का प्रवर्तक माना जाता है। और बाकी अगर प्रयोगवाद की बात आएगी या फिर द्विवेदी युग की बात आएगी, छायावाद की बात आएगी, तो जो अन्य नाम इस विकल्प में दिए गए हैं वो सही होंगे। अगला प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है वेलेजली, मार्क्विस वेलेजली। ठीक है, उस समय वहाँ के वायसराय थे, उनके समय में इसकी स्थापना हुई। अगला जो प्रश्न है, नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, इसको आपको असत्य भी लिख सकता है, अशुद्ध लिख दिया है, या फिर गलत लिख सकता है कि गलत है। ठीक है, या फिर नहीं भी लिख सकता है। तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी टाइप के शब्द हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इसमें बताना कि नहीं है, तो करबला प्रेमचंद का है, नदी प्यासी थी है, रति का कंगन है, अंजो दीदी जो है इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अंजो दीदी के जो लेखक हैं वो हैं आपके उपेंद्र नाथ अस्त। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है। स्कंदगुप्त नाटक में कवि का जो रोल कर रहा है कालिदास, उसका नाम क्या है? मतलब जो कालिदास टाइप है, उसका सही जवाब है मातृगुप्त। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो अंधा युग आप जानते हैं कि 5 अंकों में है, इसका प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। कई किताबों में 1955 भी लिखता है, लेकिन लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें 1954 के आंसर को ही सही माना गया है, और मूल टेक्स्ट जब आप देखेंगे तो उसमें भी यही बात कही गई है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शंस के आधार पर लिखा गया है कि यह एक गीति नाट्य है, ये तो बात सही है, लेकिन महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। क्या है? ये गलत है। ये क्या है? 18वें दिन से प्रभास तीर्थ तक की बात इसमें की गई है, तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें? गलत है, और बाकी क्या है वो सही है। तो इनको भी आप
परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मूल उसका जो कथ्य है या जो भी मेन पॉइंट्स है कई बार नहीं समझ में आती हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें खुलकर सामने आने लगती हैं। ठीक है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है या फिर मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर जितने भी हैं सब आपको कोई नई दृष्टि देते हैं कि नहीं। अगला जो प्रश्न है, किसने किससे कहा है? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। तो पूछा जा रहा है कि किसने किससे कहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है विजया ने भट्टारक से कहा है। ठीक, तो एक तरीके से ये जो जयशंकर प्रसाद के नाटक से लिया गया है इसको। अगला जो प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? मुद्रा राक्षस आप जानते हैं कि एक नाटककार का नाम है। ठीक है, तो तिलचट्टा किस प्रतीक के रूप में आया है? जो भी विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों के आधार पर सही जवाब है यौन कुंठाओं का। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो इसका जो सही जवाब है अनामदास का पोथा। और एक किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। महिला आंचल में यह वाक्य किसका है? महिला आंचल पिछले अभ्यास में मैं बताया था कि 1954 में इसका प्रकाशन हुआ है और इसके राइटर रेणु आप जानते ही हैं। तो ये किसका कथन है? ये कथन है कि गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। सही जवाब है इसका डी, प्रशांत जो डॉक्टर हैं उसमें उनका कथन है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आत्मकथा जरूर इसमें लगाया, लेकिन क्या है? उपन्यास है। अब ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कब प्रकाशित हुआ, किसका उपन्यास है, क्या है। इसमें देखिए नया सवाल पूछा गया कि सर्वप्रथम किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। सही जवाब है विशाल भारत। विशाल भारत जो बनारसी दास चतुर्वेदी इसका संपादन करते थे और कलकत्ता से निकलती थी। और आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कभी कलकत्ता साइड में रहा करते थे, जो वहाँ पर शांति निकेतन उसमें पढ़ाते थे। तो एक तरीके से उन्होंने जो लिखा तो सबसे पहले इसी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उससे लगभग 8 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो सुमेलित नहीं है तो जो आ रहा है पहले देखिए, सी सुमेलित है, डी भी सुमेलित है, गुप्तचर गोपाल गयामरी ये भी सुमेलित है, और जो दूसरा ऑप्शन है कि आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का है, बल्कि ये किसका है? लज्जाराम मेहता का है। लज्जाराम मेहता कई रचनाएं आदर्श करके लिखे हुए हैं, जैसे कि आदर्श हिंदू, आदर्श दंपत्ति। ठीक है, इस टाइप से उनकी 2 रचनाएं हैं, इनको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? अब कौन से आलोचक हैं जिन्होंने कि प्रथम उपन्यास माना है? इसका सही जवाब है गोपाल राय। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवेग एक वस्तु जीवन दूसरी, जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है दिव्या। दिव्या उपन्यास से ये लिया गया है। दिव्या जिसके राइटर हैं यशपाल, और लगभग हर ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में दिव्या शामिल ही रहता है। बीएचयू में भी था, अन्य विश्वविद्यालयों में भी होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें भी आपको सुमेलित करना है और थोड़ा सा ये लंबा प्रश्न पड़ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं सुमेलित करना है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको 8 प्रश्न एक ही साथ तैयार हो जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ रचनाकार का नाम दिया है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम दिया है। तो पहले इसको हल करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो रचना आपको पहले आ रही है उसी को ट्रिक कीजिए, बाद में आपको इसमें मिलाना होगा। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, मिलाना है। तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना मुझे आ रही थी, चिन्हार है। तो हम देखेंगे कि 4 का 3 किस में दिख रहा है? तो देख रहे हैं डी में 4 का 3 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाना चाहिए। बाकी का आप देख सकते हैं कि 1 का 2 राजी सेठ की जो रचना है तीसरी हथेली, हो सकता है कि 1 लाइनर में आ जाए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 8 प्रश्न आपके तैयार होंगे। स्वयं प्रकाश की रचना है सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना जो है अतिथि देवो भव। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कहानी और कहानीकारों
का सुमेलन करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए सदगति प्रेमचंद का है, तो ए का 3 किस में है, इसका भी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का 3 है, बाकी का मिला लेते हैं क्योंकि इससे भी आपके 8 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। बी का क्या होगा, बी का होगा 1 बिसाती के रचनाकार हैं प्रसाद, 2 बांके के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, और पाजेव आप जानते हैं कि रचना है जैनेन्द्र की। तो इस तरीके से आपके कई प्रश्न इसमें तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, तो ये है निबंध है, और आप जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जो व्यंग्यकार हैं उनका यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं, इसका सही जवाब है वस्तु व्यंजक। ठीक, ये निबंधकारों की विशेषताओं से ये प्रश्न लिया गया है, तो इसमें अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नए तरीके का प्रश्न है कि यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है। कामायनी आप तो जान रहे हैं कि 1935 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा था 15 सर्गों में। ठीक, लेकिन यहाँ पर लिखा गया यदि मैं कामायनी लिखता, किसकी रचना है, सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। आप जान रहे हैं कि ये भी छायावाद के हैं और जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के हैं। तो होता है ना कि अगर मैं ये काम करता तो ऐसे करता, तो उसी पैटर्न पे पंत जी का मानना है कि यदि मैं कामायनी लिखता तो कैसे लिखता उसको। और इसी तरीके से एक रचना है कि यदि मैं गोदान लिखता, जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई, ये भी एक तरीके से है कि यदि मैं गोदान लिखता तो कैसे लिखता, जबकि आप जान रहे हैं कि गोदान के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है कि किस विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं, किस विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं, तो इसका जो सही जवाब है संस्मरण। बाकी में आपको तथ्यों की जरूरत पड़ती है, जीवनी है तो बताएंगे कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कब कहाँ गए, क्या किए। यात्रावृत्त में भी आपको बताना होता है कि एक तथ्य देना पड़ता है। रिपोर्टाज में भी वही स्थिति है, रिपोर्टाज जो रिपोर्ट पेश किया जाता है। संस्मरण में तो याद किया जाता है चीज़ों को और फिर बताना पड़ता है, तो उतनी जरूरी नहीं है जितना कि इन तीनों के बारे में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब उपन्यास दिया है एक तरफ उपन्यासकार दिए, उनको सुमेलित करना है, और ये भी जान रहे हैं कि आपके 8 प्रश्न इसमें तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा गया कि सुमेलित करना है, तो मृणाल पांडे का देखते हैं पटरंग पुराण, तो 1 का 2, तो 1 का 2 इसमें एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे देख लेते हैं मैत्रेयी पुष्पा 4 का वी, तो एक तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। और बाकी की रचनाओं को देख लेते हैं, राजी सेठ का 2 का हो गया 1 तत्सम, और 3 का हो गया अग्निपंखी। तो ये एक तरीके से 8 प्रश्न आपके इसमें भी तैयार हो गए, और रचनाएं भी तैयार हो गई, रचनाकार भी तैयार हो गए। कई बार मिलाने वाला अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है और आपके तैयार हो जाते हैं। अगर यही वन लाइनर आ जाएगा तो वो और खतरनाक साबित हो जाता है परीक्षाओं में। आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। अगला प्रश्न है, चाँद के फांसी अंक का संपादन किसने किया। चाँद पत्रिका जो छायावाद में कभी प्रकाशित होती थी, और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित एक मेरा लेक्चर है, उसको जरूर देखिए। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के बारे में मैंने उस पर चर्चा की है, तो उसमें बताया कि चाँद के संपादक कौन थे, कब निकलते थे, क्या है उसमें। अब इसमें स्पेशल सवाल पूछा जा रहा है कि चाँद के फांसी अंक का संपादन किसने किया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अब जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तुरंत इन विकल्पों को आप पढ़िए और देखिए कि कौन सा इसमें विकल्प क्या है गलत है। तो इसका जो सही जवाब है इसमें कि अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, ये तो एकदम सरासर गलत है। ठीक, तो अंतर है, इसके लिए आपको मेरे एक वीडियो लेक्चर पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर देखना पड़ेगा। काफ़ी उसमें डिटेलिंग से मैंने बताया है और बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बारे में लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब इंपॉर्टेंट है, तो किताब तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है कठिन है, क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र लगभग अनुदित टाइप की किताबें होती हैं, क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ज़्यादातर बातें अंग्रेजी में लिखी रहती हैं। यहाँ के राइटर उसको हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी का जो अनुवाद है कई बार कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो ये प्रश्न वहाँ से आया है, रस सूत्रों की व्याख्या जिन आचार्यों ने किया वहाँ पर। तो एक मैंने सूत्र बनाया MNSS, आप लोग NSS किए होंगे, तो MNSS। तो पहला जो दर्शन है वो मीमांसा दर्शन पे है, दूसरा न्याय दर्शन पे, तीसरा शैव दर्शन पे, तीसरा सांख्य दर्शन पे, चौथा शैव दर्शन पे।
तो एक तरीके से भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। जो तीसरे नंबर पे आता है तो क्या है, सांख्य दर्शन। एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं, उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया है भट्टलोलट, अनुमितिवाद सिद्धांत दिया है शंकुक, भुक्तिवाद सिद्धांत दिया भट्टनायक, जिनको कोई साधारणीकरण के बारे में भी कहा जाता है कि वही जन्मदाता हैं, और अभिव्यक्तिवाद दिया था अभिनव गुप्त ने। तो उन्हीं पर आपको ये सूत्र फिट करना पड़ेगा, MNSS यानी कि MNSS, ठीक। अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना कि अंतर्वेदी शब्द का प्रयोग किसने किया, ग्रियर्सन ने। और किस भाषा के बारे में कहा है, तो ब्रज भाषा के बारे में। और मैं एक बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषा और उसके विकास को लेकर UGC नेट के सिलेबस को आधार बनाकर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया है, ज़रूर उसको देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप सभी को। अगला जो प्रश्न है कि प्रकृति संस्कृतम तदा गतम प्राकृत उक्ति का उचित भावार्थ क्या है। अर्थ पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप जल्दी से देखिए और इसका जो सही जवाब है, इसका मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है, अनुवाद करना है तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई, प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम का भावार्थ सही है ए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास, आप जानते हैं यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है, देश विभाजन पर आधारित है। तो मुख्य पात्र इसमें से कौन है, या फिर पात्रों के बारे में इसमें जो सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है कि जिसके माध्यम से राज कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार, वह कौन सी भाषा कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा राजभाषा। अब ये प्रश्न को थोड़ा सा बदलने के लिए, इसके नेचर को बदलने के लिए इतना लंबा चौड़ा पूछ दिया गया है, और उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो कि प्रश्न को देखते ही डरते हैं, उनके लिए एक खतरनाक प्रश्न है। लेकिन सामान्य रूप से लिख देता ये कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, तो भी आंसर यही होता है राजभाषा। लेकिन थोड़ा सा देखिए, अब डराने के लिए कई चीज़ों को लिख दिया है, फिर भी आपको इसको बड़ा पॉजिटिव लेके देखना है। और मेन जो पॉइंट इसमें बताया गया कि राज कार्य, कचहरियों में, सरकारी आदेशों में, विज्ञापनों में, सूचनाओं में, और एक राज्य से दूसरे राज्य में बात करने में जो भाषा प्रयुक्त होती है वो कौन सी है, राजभाषा। अगला जो प्रश्न है, अनपेक्षित व काम मुक्तादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। थोड़ा सा ये समाचार से संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं। तो अनपेक्षित व कामुकतादर्शी, आप देखते होंगे जब न्यूज़ पढ़ते होंगे तो उसमें हॉट न्यूज़ टाइप का भी एक पेज रहता है, उसमें खासतौर से बॉलीवुड इन सब के अभिनेता अभिनेत्रियों का रहता है। तो एक तरीके से डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो कांति मतलब होता है चमक, और क्लांति माने होता है थकावट। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो विकल्प दिया गया है उसमें जो कथन है कि 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए, ये क्या है, यही सही नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, पंक्तियों को उनके निबंधकारों से मिलाना है, प्रसिद्ध पंक्तियों को उनके निबंधों से सुमेलित कीजिए। तो थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न हो रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं इसमें कि श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा तभी मर गई थी, फिर मैंने श्रद्धेयों की दुर्गति भी देखी। ये जो लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई के निबंध से। और अगला जो है इसमें कि श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान का अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। ये रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। तो एक तरीके से ए का 2 होना चाहिए और बी का 3, ठीक। तो 2 तो आंसर मिल गए। आगे देख लेते हैं हम। अगला है कि अतएव, ए का 2 और बी का 3 देख रहे हैं, इसमें आंसर ये सही होना चाहिए। और बाकी देख लेते हैं कि सी का क्या है, एक था ऊपर धर्म और समाज, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है कि अतएव हम अपने शास्त्रों को मानते हुए और पूर्वजों पर श्रद्धा रखते हुए किसी दशा में धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये धर्म और समाज नाम से जो निबंध है उससे लिया गया है। और जो डी है, जगत में उपासना मार्ग ये मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। वर्ष क्रिश्चियन, मुसलमान, ब्रह्म, बौद्ध उपासना सबके यहाँ मुख्य है। तो ये किसका है, वैष्णवता और भारत, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध है, उससे लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्रा वृत्त चीणों पर चांदनी में किस शहर के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते हुए वहाँ के चीणों पर चांदनी पड़ने की बात कही गई है। तो शहर की बात यहाँ पर की जा रही है कि किस शहर में, शहरों के नाम दिए गए हैं। तो
तो इसका जो सही जवाब है वो है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगला प्रश्न है, सुनहरे रंग के रेशमी लक्षों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। यह पंक्तियां मेरा परिवार, जो माधवी वर्मा द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है, में किसके बारे में कही गई है? ठीक है, तो मेरा परिवार जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सोना और हिरनी के बारे में यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी से तोड़ डालेगी। अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का नाटक है, गीति नाट्य इसको कहा जाता है, यह संवाद किसका है? तो इसका जो सही जवाब है, ये किसका संवाद है? ये है विदुर का। ठीक है। अगला प्रश्न, अंधा युग में निम्न कथा गायन किसका है? मैं हूँ वहीं, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ, सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। ठीक है, तो ये जो पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? सही जवाब है याचक के द्वारा। ठीक, और अंधा युग भी लगभग सभी पाठ्यक्रमों में शामिल है। ग्रेजुएशन स्तर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, लगभग 90% विश्वविद्यालयों में इस नाटक को जगह दी गई है। अगला जो प्रश्न है, अंजो दीदी नामक नाटक का प्रथम अंक दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक में किस समय का है? तो अंजो दीदी जो दिया गया है, शॉर्ट नेम इनका अंजो है और पूरा नाम क्या है? अंजलि। अब पूछा गया है कि प्रथम अंक दिल्ली में किस समय का है? समय पूछा जा रहा है और देखिए अलग अलग समय दिया गया है। इसका जो सही जवाब है 1933 में गर्मियों का एक दिन, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न, पंक्तियां हैं, श्रावण कृष्ण पक्ष की रात मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। किस उपन्यास की शुरुआती पंक्तियां हैं? तो बड़ा ध्यान में रखने की बात है कि उपन्यास पढ़ते समय उसकी पहली पंक्ति या पहले पैराग्राफ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास का है, तो जिस हिसाब से आपने तुलसीदास को पढ़ा होगा और ये वर्णन किया जाता है कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी, फिर भी वो रत्नावली के पास गए थे। एक तरीके से आप लगभग हर क्लास में इस बात को पढ़े होंगे। सही जवाब है मानस का हंस, केवल याद करने के दृष्टिकोण से बताया था। ठीक है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि तुलसीदास पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि लाल पान की बेगम किस श्रेणी की कहानी है? लाल पान की बेगम फरीदनाथ रेणु की फेमस कहानी, कौन सी कहानी है ये? इसका सही जवाब है आंचलिक और मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न, पारिवारिक विसंगतियां एवं बिखराव किस कहानी में दिखाया गया है? ठीक है, पारिवारिक विसंगतियां और बिखराव किस कहानी में दिखाया गया है? 4 कहानियों का नाम इसमें दिया गया है और इसका जो सही जवाब है वापसी। और ये कहानी उषा प्रियंवदा द्वारा लिखी गई है और ये भी BHU की ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती थी। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ होगा तो ज़रूर पढ़ रहे होंगे। एक हमारे विद्यार्थी ने या फिर मित्र भी कह सकते हैं, उन्होंने कमेंट्स किया कि आप किस सत्र के हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, मुझे ग्रेजुएशन किए लगभग बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए। 2006 से 9 के बैच का था मैं, तो उस समय सेमेस्टर नहीं लागू था, तो ये सारे पाठ्यक्रम में थे वहाँ। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी में लेखक की दीवान चंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान थी? तो कमलेश्वर द्वारा लिखी कहानी है और दीवान चंद उसके पात्र हैं, किस संबंधी से खासी जान पहचान थी? तो इसका जो सही जवाब है इसमें लड़के से। ठीक, दीवान चंद के लड़के से उनकी जान पहचान थी। अगला प्रश्न है, बिलग जान मानहु ऊधव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवह तिकारे। ठीक, भ्रमर गीत से उद्धृत उपयुक्त काव्य पंक्ति कौन सी प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है? और ये वाली जो लाइन है बहुत बार बोली जाती है कि काजर की कोठरी। ठीक है, कोई भी बात बात में बोल देता है कि काजर की कोठरी है। इसका सही जवाब है व्यंग्योक्तियों की प्रधानता। अगला प्रश्न, यों रह रह चिल्लाती है सुर से बरसा कर आग, राहियों का क्यों हृदय जलाती है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां दिनकर की किस कविता से संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब है राही और बांसुरी, ये कविता से ली गई हैं पंक्तियां।
अगला प्रश्न है, अरुण विश्व की काली, जय हो लाल सितारों वाली, जय हो दलित बुभुक्षु विषष्णु मनुज की, शिखा रुद्र मत वाली, जय हो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध दिनकर की किस कविता से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली और मास्को। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी का पात्र नहीं है। तो राग दरबारी बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इंटरेस्टिंग है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। तो पात्रों के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं है इसमें। सही जवाब है गजाधर। गजाधर जो पात्र हैं, वापसी नामक कहानी में इनका जिक्र होता है। बाकी जितने भी पात्र हैं इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अतीत रस का स्वाद है? किस उपन्यास में अतीत रस का स्वाद है? सही जवाब है वयम रक्षाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया और देखा। उम्मीद है कि कई नए प्रश्न आपके सामने आए रहे होंगे और उनके उत्तर पता आपको चले होंगे। आपकी तैयारी में यह वीडियो लेक्चर कुछ योगदान दिया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।